हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की इस 40 सालों में जो भी डेवलपमेंट्स हुए, प्लानिंग हुई, उसकी बात कर रहे थे। प्लानिंग के बारे में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है, पूरी की पूरी हिस्ट्री को जाना था। देन हमने बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग को भी डिस्कस करा था। सो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको एक खासा अंदाजा लग जाए कि व्हाट इज प्लानिंग एंड क्या मकसद था प्लानिंग करने के पीछे। इस लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि जब प्लानिंग की शुरुआत करी जाती है तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें एग्रीकल्चर पे खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि हमारी जो प्रायोरिटी है, अटमोस्ट प्रायोरिटी, वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों था? वाई प्लानिंग वॉज नेसेसरी इन एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर में प्लानिंग की ज़रूरत क्या थी, उसके रीजंस को देखेंगे। पहले उसके आंसर्स को जानेंगे कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी था आखिर एग्रीकल्चर में। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में प्लानिंग करी जाती है। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो रिवॉल्यूशन लाया जाता है थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके इस सवाल का आधा जवाब इस पाई चार्ट में ही छिपा हुआ है। एग्रीकल्चर में प्लानिंग की क्या आवश्यकता थी? हेयर वी हैव द पाई चार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि भारत जब आज़ाद होता है 1947 में, उस समय इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स कि इंडिया के लेबर फोर्स में कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर होता है उसमें, और कितने लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। सो यू कैन सी द स्टैट्स क्लियरली कि एग्रीकल्चर में या प्राइमरी एक्टिविटीज में कहें, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो ज़्यादा शेयर था वो एग्रीकल्चर का ही था। तो मोर देन 72% पीपल वेयर एम्प्लॉयड, वेयर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये हमारा 2/3 से भी ज़्यादा बैठता है कि हमारा जितना भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था पॉपुलेशन का, उसमें से 2/3 से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। इन दोनों को मिला के भी इसके आधे नहीं हो रहा है, यानी कि इन दोनों को मिला के भी 27% ही होता है, विच इज़ नॉट द हाफ ऑफ 72.7%। सो दैट वॉज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर की अहमियत क्या थी। इंडियन सोसाइटी वॉज हाईली एग्रेरियन। हम एग्रीकल्चर में खासा डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर में हाई एम्प्लॉयमेंट होता था 72.7%। हालांकि ये अलग बात है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी जितना इसमें एम्प्लॉयमेंट था, जितना इसमें पार्टिसिपेशन था, उतना आउटपुट हम निकाल के नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एक रीज़न हो सकता है कि एग्रीकल्चर में प्लानिंग की इसलिए ज़रूरत थी कि हमारा जो मेजर लेबर फोर्स इन्वॉल्व था वो एग्रीकल्चर में था या बाकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में था। तो यही बात तो बॉम्बे प्लान में कही थी जीआरडी टाटा, घनश्याम दास बिरला ने, कि हमारा जो लेबर फोर्स है उसको हमें ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर से या प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आप इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेके आए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही अल्टीमेटली आपके जीडीपी ग्रोथ में जो आपका ड्राइवर बनेगा वो इंडस्ट्री ही बनेगी। एग्रीकल्चर की अपनी बायोलॉजिकल लिमिट होती है, तो आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप टेक्नोलॉजी अपडेट करते हैं, मैन पावर ज़्यादा लगा के आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो हमें ज़रूरत है कि लेबर फोर्स जो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयड है उसको हमें लेके आने की ज़रूरत है सेकेंडरी सेक्टर्स में या अदर सर्विस सेक्टर्स में। तो ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट रीजन वॉज कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी था एग्रीकल्चर में, बिकॉज कि एग्रीकल्चर में देर वॉज हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, high involvement of people in agriculture. So that was the reason. उसके बाद आगे फर्दर रीजंस को देखेंगे जो प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर में, जिसके लिए एग्रीकल्चर में प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम आता है, लो प्रोडक्टिविटी। आपने देखा कि क्लोज टू 72.7% या 73% लोग लेबर फोर्स में जो काम कर रहे थे वो उसमें से 72.7 यानी कि करीब करीब 73% हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसके विपरीत जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था उस समय जीडीपी में वो 50% के करीब हुआ करता था। दैट वाज पैथेटिक कि एक तरफ 72 लोग जुड़े हुए हैं एंड आउटपुट 50 लोगों का ही निकल के आ रहा है। सो इसी को लो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि जितने लोग इन्वॉल्व थे उतना ज़्यादा आउटपुट निकल के नहीं आ रहा था। क्यों नहीं निकल के आ रहा था? रीजंस देखते हैं। फ्यूडलिज्म वाज वन ऑफ द रीजन। सामंतवाद कहते हैं एग्रीकल्चर में। सामंतवाद मिडावल एरा से ही था, समका मध्यकालीन भारत से ही था। लेकिन
1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है हमारा, जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, यू कैन सी वन ऑफ द जमींदार्स ऑफ बंगाल। तो उसमें क्या होता है कि जो जमींदार थे वो तो उनको मालिकाना हक दे दिया गया थाउजेंड्स ऑफ द एकर्स ऑफ लैंड का, लाइक 1300-1400 एकड़ लैंड की इनके पास ओनरशिप हुआ करती थी। एंड इस लैंड पे वो खुद खेती नहीं करते थे, वो जोटेदार से या रैयत को रखते थे। रैयत मीन्स जो नॉर्मल पीजेंट होते थे जो खेती करेंगे, टेलर्स। एंड ये रैयत उनकी ज़मीन पे खेती करते थे। एंड ये ज़मींदार भाई साहब उनकी प्रोड्यूस का, उनके द्वारा उगाए गए हिस्से का 90% ऑफ द शेयर ले लेते थे। कुछ अपने पास रखते थे, कुछ कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे। तो ये रैयत के पास, जिन्होंने कि साल भर मेहनत करी, उनके पास 10% से भी कम हिस्सा बचता था एज पर द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको कि हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो रेशियो ऐसा ही था कि 90% आप जमींदार से लेते थे, उसमें कंपनी को दिया जाता था, एंड बाकी जो 10% होता था उसमें रैयत को मिलता था। सो रैयत इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि वो अपनी जो नेसेसिटीज़ होती है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो एक्चुअल में जो खेती कर रहा रैयत, उनको ही कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिल रहा, तो एग्रीकल्चर कहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ज़मींदार तो खेती करने आते नहीं है। एंड जो खेती कर रहा है उसको प्रॉपर रिम्यूनरेशन भी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाएगा। सोचे आपने कोई दुकान खोली, इसमें जो आपका लेबर फोर्स काम कर रहा है उसको आप प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो बिना मोटिवेशन के काम करेगा एंड आपके दुकान में सेल्स कभी नहीं बढ़ेगी। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस विदाउट मेकिंग योर एम्प्लॉइज हैप्पी। सो दैट वाज द केस कि फ्यूडलिज्म में जमींदार्स एंड टेलर्स ऑफ द सॉइल, जो एक्चुअल टेलर्स होते थे, रैयत होते थे, उनके बीच बहुत ही ख़राब रिलेशन होते थे बिकॉज ऑफ द हाई रेंट एंड बहुत सारी और भी चीज़ें थी। तो इनको हमने एग्रीकल्चर के पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। आई वुड रिकमेंड कि पहले आप उनको देखें। ये हमारा ब्रीफ डिस्कशन होने वाला है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उस समय खेती में, कृषि में। पहला फ्यूडलिज्म, दूसरा पुअर टेक्नोलॉजी। हमारी जो टेक्नोलॉजी होती थी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। मतलब एक तो हमारे यहाँ इन्वेंशन हुआ नहीं है, कोई इनोवेशन के नाम पे कुछ है भी नहीं, और ऊपर से जो ज़मींदार हैं वो इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो रईस बेचारे कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास 10% हिस्सा ही बचता है प्रोड्यूस का, जिससे वो अपनी नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ से एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करके देंगे। सो लो प्रोडक्टिविटी का कारण एक तो फ्यूडलिज्म था, जिसमें कि जो ओनर्स थे, ज़मींदार एंड जो टिलर्स एक्चुअल खेती करने वाले होते थे, उनके बीच प्रॉपर रिलेशन, बहुत ही ख़राब रिलेशन था बिकॉज ऑफ हाई रेंट्स एंड ऑल। एंड ऊपर से एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा था। सो दैट वाज पुअर टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे पास, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी दैट मीन्स, प्रचंड को और अगर हिंदी में सिंप्लीफाई करना हो तो डिस्गाइज्ड मीन्स छिपी हुई। छिपी हुई मीन्स कि हमें लग रहा है कि सामने वाला एम्प्लॉयड है, सामने वाला प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इन एक्चुअल रियलिटी ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। दैट मीन्स क्या होता है, लेट सपोज कि ये एग्रीकल्चर है, लेट सपोज कि ये फार्म है, ये फार्म कोई मान लेते हैं कि 100 एकड़ की फार्म है, ठीक है। ये 100 एकड़ की फार्म है, इसमें क्या है ना, इसका जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो सकता है वो हो सकता है, मान लेते हैं कि 500 टन ऑफ राइस, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि हमें बायोलॉजिकल लिमिट पता है लैंड की, क्योंकि वो तो लैंड की तो बायोलॉजिकल लिमिट होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हम उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो मान लेते हैं कि 500 टन राइस इस लैंड की, 100 एकड़ लैंड की ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एंड इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमें यूटिलाइज करवाने के लिए कम से कम 1000 लोग चाहिए। यानी कि 1000 लोग अगर आ जाते हैं इस खेत में एंड प्रॉपर एफर्ट लगाते हैं, अपना फुल एफर्ट लगाते हैं, तो हम 500 टन राइस आसानी से उगा सकते हैं। तो इस लैंड के लिए हमें ज़रूरत, इस 100 एकड़ लैंड के लिए हमें ज़रूरत कितने लोगों की है, ओनली 1000 पीपल। एंड अगर हमारे पास इस लैंड में हम कह लें कि भाई 1500 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो क्या होगा, आउटपुट में कुछ बदलाव आएगा क्या, नहीं आ सकता। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ तो था नहीं, वही ट्रेडिशनल चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1500 लोग भी जुड़े हुए हैं तो भी 500 टन राइस ही होना है, क्योंकि बायोलॉजिकल लिमिट है। तो 1500 लोग जो जुड़े हैं फिर भी 500 टन राइस ही हो रहा है, एंड 1000 लोग जुड़े थे फिर भी 500 टन राइस ही हो रहा था। दैट मीन्स कि ये जो एक्स्ट्रा 500 लोग जुड़े हैं, ये लोग बस दिखने के लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअल में इनके होने या ना होने से आउटपुट पे जो इवेंचुअल आउटकम होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि वो लोग अगर नहीं भी काम करते तो भी 500 टन राइस का ही प्रोडक्शन होना था, एंड अगर वो लोग कर भी रहे हैं तो भी 500 टन राइस का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो दैट वाज द केस। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 500 लोग एडिशनली एम्प्लॉयड हैं,
ये एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी को दर्शाते हैं, ये एक तरीके से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं कि ये एक्चुअल में दिख तो रहा है कि भाई काम कर रहा है, बट इन रियलिटी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं भी काम करते तो भी आउटपुट हमारा इतना ही आता, पास आउट एंड राइस ही आता। सो दैट इज बेसिकली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माय डियर फ्रेंड। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर में, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारी जो डिपेंडेंसी थी रेनफॉल के ऊपर, वी वर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि हमारे पास तभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जो रेनफॉल को रिप्लेस कर सके। तो जब रेनफॉल पे आप हाईली डिपेंडेंट होते हैं एंड कभी किसी साल मान लेते हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेनफॉल है, एक आइडियल प्रोड्यूस के लिए, एक आइडियल एग्रीकल्चर के लिए वो नहीं होता है, कभी हम एक्सपेक्टेड रेनफॉल मिस कर जाते हैं, जो कि हो सकता है, नेचुरल चीज़ है, तो हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। तो एक्सपेक्टेड रेनफॉल से कभी हम अगर चूक जाते हैं तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में बहुत ही खासा प्रभाव पड़ेगा, सीधे के सीधे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी एंड ऊपर से हमारा तो रेट बढ़ ही रहा है। सो दैट वॉज वी वेयर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंसी थी रेनफॉल के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद अगला जो रीज़न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है एंड ये इस रीज़न पे अंग्रेज़ों ने काम किया था, इसीलिए एक ये कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अंग्रेज़ों का मान सकते हैं एग्रीकल्चर में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग पहले उसको जान लेते हैं। फार्मिंग विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन ओनली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जैसे कोई भी फार्मर है, वो अपने खेत पे केवल अपने कंजम्पशन के लिए ही खेती कर रहा है। उसकी कोई लैंड है, 1 एकड़ की लैंड है उसकी, एंड उस 1 एकड़ की लैंड में वो खुद के कंजम्पशन के लिए ही खेती करता है, लाइक गेहूं चावल सब उगा लिया खुद और अपने परिवार के लिए। यानी कि एग्रीकल्चर को एज ए सेल्फ कंजम्पशन वो यूज करता है, एग्रीकल्चर को बस गुजर बसर के लिए यूज कर रहा है। वो एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस उसने नहीं सोचा अभी तक, एग्रीकल्चर को एज ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज उसने नहीं सोचा अभी तक, जो कि इस तरीके का आउटलुक हमें ब्रिटिशर्स ला के देते हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम लोग कैश क्रॉप्स उगाओ, तुम लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे। तब पहली बार लोगों को पता चली कि एग्रीकल्चर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, एग्रीकल्चर कैन बी अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज, अगर हम इसे एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से चलाएं तो। उसके बाद से लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को रिप्लेस करके कमर्शियल फार्मिंग को शुरू किया, कमर्शियल फार्मिंग करना शुरू किया। सो दैट वाज कि उस समय हाईली, बहुत ज़्यादा जो किसान थे उस समय, more than half of the farmers of the country were involved in subsistence farming. So that was a scenario कि अपने गुजर बसर के लिए ही खेती कर रहा है। इस 1 एकड़ लैंड में जो राइस उगाते हैं वही हम खाते हैं, गेहूं उगाते हैं वही हम खाते हैं, एंड जो एडिशनल की चीज़ें हैं उसको बार्टर सिस्टम के थ्रू लेते हैं कि भाई हमारे पास कुछ सब्जियां बच गई है, उसको एक्सचेंज करके अगर हमें मेडिसिन चाहिए तो ले लिया, हमारे पास कुछ गेहूँ बच गया उसको एक्सचेंज करके हमें कुछ कपड़ा चाहिए तो ले लिया। लेकिन अगर उसी तरह इसको अगर एज अ बिजनेस यूज़ करते कि हमें नहीं, इस 1 एकड़ लैंड में जो भी हम उगा रहे हैं उसको सरप्लस उगाना है, उसमें से सरप्लस चाहिए, नहीं सरप्लस का हम ट्रेड करेंगे एंड फिर पैसा आएगा एंड उस पैसे से हम बाकी की चीज़ों को खरीदेंगे। सो हमारे जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत दबा के कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमारी जो फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी थी एंड हमारी फार्मिंग में जो बैकवर्डनेस था उसकी भी ये बहुत बड़ी वजह थी। उसके बाद टीनेंट लैंडलॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट, फिर से हमारे ज़मींदार साहब आएंगे। तो ज़मींदार साहब क्या करते थे कि भाई जो एक्चुअल किसानों ने प्रोड्यूस उगाया उसका 90% हिस्सा रख लेते थे, कुछ कंपनी को दे दिया, कुछ अपने पास रख लिया, वो भी जो रेट से थे वो डिसाइडेड थे। तो जो किसान थे उनके पास कुछ बचता नहीं था। अब किसानों के पास कुछ बचेगा नहीं तो वो क्या कहेंगे ज़मींदारों से कि भाई खेती तो हम ही करते हैं, मेहनत हम करते हैं, तुम बिना मतलब का फोकट का तुम पैसा लेके जाते हो, दिस इज़ नॉट फेयर। इससे क्या होता है कि टीनेंट मतलब जो खेती करना है, जो लीज पे खेती करना है, लैंड मतलब जो मालिक है, तो ओनरशिप तो ज़मींदार साहब के पास है। तो ये 90% हिस्सा रखते थे, 10% हिस्सा ही केवल अपने टीनेट्स को या रैयत को, रैयत मीन्स पीजेंट के लिए रैयत वर्ड यूज़ करा जाता है, सो उनको देते थे। इससे क्या होता था कि हाईली अनइक्वल सोसाइटी बनती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा इनकम गैप होता था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, यानी कि जो एक्चुअल रैयत से उनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते थे, अपनी नेसेसिटीज़ को, क्लोथिंग, लॉजिंग, फूडिंग, इसको भी फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं होते थे। सो दैट वाज द रीज़न कि हमारा जो ज़मींदारी सिस्टम था उसने एक तरीके से, एक तो कारण था कि भाई लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा कारण ये था कि जो ज़मींदारी सिस्टम था उसकी वजह से खेती में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से जो एक्चुअल में किसान खेती कर रहा है उनको कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिलता, तो वो फुल मोटिवेशन से काम नहीं करते, वो बस इसलिए काम करते हैं क्योंकि क्या होता था ना, जमींदारी सिस्टम में जो भी टीनेंट्स, लैंडलेस लेबर्स काम करते थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बांध दिया जाता था कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले क्विट किया तो हम तुम्हें बंधुआ मजदूर बना लेंगे, हम तुम्हारी पूरी फैमिली को
जनरेशन तक अपने गुलाम बना के रखेंगे। सो दैट वाज अ सिनेरियो। इसीलिए लोग मजबूरी में खेती करते थे, इसीलिए लोग मजबूरी में जो गरीब लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, वो ज़मींदारों के ज़मीन पे खेती इसलिए करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर हम कुछ करेंगे तो दैट वुड बी हैज़ार्डस फॉर अस। सो दैट वाज बेसिकली प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज थे। पहले ज़मींदारी सिस्टम का कुछ मसला, इस मसले का कुछ हल निकालना था। फिर जो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी एग्रीकल्चर में इन द फॉर्म ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसका भी कोई हमें अल्टरनेटिव ढूंढना था कि इन सारे लेबर फोर्स को हम डायरेक्ट कर सके टुवार्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर हमें जो एग्रीकल्चर था उसको टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंस बनाना था कि वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट ना हो सके। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हो रही थी उसको हमें कमर्शियल फार्मिंग की तरफ डायरेक्ट करना था। सो दैट वाज मेनी थिंग्स टू डू। एंड इसीलिए हमारे प्लानिंग जो फॉर्मुलेट करने वाले लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे थे प्लानिंग कमीशन में, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को हम अपना अटमोस्ट प्रायोरिटी में से एक रखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म है वो लाने ही लाने हैं, बिकॉज 72% ऑफ द पीपल वेर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। सो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एग्रीकल्चर को हम अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखें। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे किस तरीके से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाए जाते हैं, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स, थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस lecture. Hope you have enjoyed it. Hope you have understood the concept. Thank you for watching. Have a great day.